हेलो स्टूडेंट, हम आगे चलने वाले हैं और अब एंथैल्पीज आ रही है जो हमारी एंथैल्पी फॉर न्यूट्रलाइजेशन आने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एंथैल्पी फॉर रिएक्शंस पढ़ा चुका हूँ, एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन हमने देखा, एंथैल्पी फॉर कंबशन देखा, तीनों को कोरिलेट किया हमने। ठीक है, उसके बाद हम चले एंथैल्पी फॉर हाइड्रेशन पे, एंथैल्पी फॉर लैटिस एनर्जी, एंथैल्पी फॉर आयनाइजेशन, ठीक है, और एंथैल्पी फॉर सॉल्यूशन। इन चारों को मैंने कोरिलेट किया, तो 7 टाइप की एंथैल्पी हमारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, नाउ हम आगे आ रहे हैं इसमें एंथैल्पी फॉर न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, ये एंथैल्पी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, राइज होते हैं क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा 8 आ रहा है, एंथैल्पी फॉर न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलो या एंथैल्पी बोलो, ये की चीज़ है। ठीक है, और इसको हम नोटेशन कैसे देंगे, डेल्टा एच नॉट न्यूट्रलाइजेशन। ये बाकी जो आपने अभी तक एंथैल्पीज पढ़ी है, ठीक है, उनके बराबर ये भी इंपॉर्टेंट एंथैल्पी है। कहने का मतलब यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी हैं। ठीक है, अब ना आगे देखिए यहाँ पे एंथैल्पी फॉर न्यूट्रलाइजेशन का डेफिनेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, हीट रिलीज। समझ में आया आपको, पहले हीट रिलीज होना, इसमें हीट रिलीज होगा। ठीक है, हीट रिलीज व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कंप्लीटली, ये देखिए लाइन पढ़िए, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, नॉन एज एंथैल्पी फॉर न्यूट्रलाइजेशन। इसके डेफिनेशंस में आप लोगों को याद रखना है, सबसे पहली बात तो इसमें हीट रिलीज होगा। ठीक है, हीट रिलीज होगा क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, और कब होगा, जब आप एक इक्विवेलेंट एसिड लेंगे और उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कराएंगे किससे, एक इक्विवेलेंट बेस के साथ में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखने जाते हैं एंथैल्पी फॉर न्यूट्रलाइजेशन का डेरिवेशन किस तरह बनेगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन कराऊंगा। एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन कराना है। अब इसमें मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन कराने वाला हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड लिया मैंने HCl, स्ट्रॉन्ग बेस लिया मैंने NaOH। ठीक है, इसका मैंने एक इक्विवेलेंट ले रखा है और इसका भी मैंने कितना ले रखा है, एक इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट पता होगा आप लोगों को, इक्विवेलेंट निकालते हैं मोल इंटू एन फैक्टर से। ठीक है, इक्विवेलेंट जब भी निकालना हो मोल इंटू एन फैक्टर करिए। ठीक है, और जो इक्विवेलेंट आएंगे आपके पास, वन इक्विवेलेंट लीजिएगा, वन इक्विवेलेंट एसिड और वन इक्विवेलेंट बेस ले लिया आपने। और जब भी इनका न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, इसमें NaCl प्लस H2 बनेगा। ये देखो, तो ये मेरे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें जो हीट रिलीज होगा उसको आप एंथैल्पी फॉर न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इक्विवेलेंट एसिड का लिया है और एक इक्विवेलेंट मैंने किसका लिया है, बेस का लिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है मेरे पास, तो डेल्टा H रिएक्शन। देखिए मैंने सिखाया था आप लोगों को, ये पर्टिकुलर रिएक्शन से, इस रिएक्शंस के लिए जो भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होना है उसको आप बोलोगे एंथैल्पी फॉर रिएक्शंस। ठीक है, बट इसको मैं इक्वल बोल सकता हूँ किसके, डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का बोल सकता हूँ, बराबर इक्वल कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वन इक्विवेलेंट दोनों के मैंने लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बताया था, कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे HCl का फॉर्मेशन मुझे करना है। ठीक है, HCl का फॉर्मेशन अगर मुझे करना है एसिल गैस का, तो मैं कैसे करूँगा, इसमें हाफ H2 लूँगा प्लस हाफ Cl2 लूँगा। ये दिख रहा होगा आप लोगों को, HCl का फॉर्मेशन करना है तो 1 मोल HCl का फॉर्मेशन करना है। 1 मोल HCl का फॉर्मेशन करना है तो किससे करूँगा, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़, फॉर्मेशन इस चैप्टर में फॉर्मेशन जब भी करना होता है 1 मोल का करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं। फॉर्मेशन की एक प्रोसेस और होती है, अगर आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का फॉर्मेशन करना है, मतलब एक्वस में फॉर्मेशन करना है, तो आप आइंस से भी उसका फॉर्मेशन कर सकते हो। आइंस मतलब H+ और Cl। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, आप चाहो तो HCl का फॉर्मेशन करना तो एक्वस आइंस से भी इसका फॉर्मेशन आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने जो आइंस लिए वो एक्वस में है। ठीक है,
तो याद रखिएगा, जब भी आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन करना हो तो फॉर्मेशन करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म तो मानते हैं हम, वो गैसेस वगैरह में निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का फॉर्मेशन करना तो आप एक्वस माइंस लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको डेल्टा HF नॉट HCl इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा माइनस ऑफ डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ HCl। ये देखिए यहाँ मैंने एक प्रोसेस लिखा, फॉर्मेशन ऑफ HCl स्टैंडर्ड एंथैल्पी इक्वल है किसके, आयनाइजेशन ऑफ HCl स्टैंडर्ड एंथैल्पी बट नेगेटिव साइन के साथ। ऐसा क्यों लिखा मैंने, आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो क्या आपको लगता है इस प्रोसेस को, जब मैं फॉर्मेशन का प्रोसेस बोल चुका हूँ, इसको अगर आप रिवर्स करेंगे, इसको अगर आप रिवर्स करेंगे तो क्या ये आयनाइजेशन एंथैल्पी बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी में सिखाया था आपको, किसी इलेक्ट्रोलाइट्स का आयंस में डिसोसिएट होना, एक्वस आयंस में, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन जो HCl का है वो इन्वर्स है किसका, आयनाइजेशन के, ठीक है। एक चीज़ तो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आयन से कर सकते हैं, और वो हमेशा इन्वर्स होगा किसके, देख सकते हो इन्वर्स का मतलब क्या है, रिवर्स होना कहने का मतलब, ठीक है। और दूसरी बात ये देखिए H2 का जब डिसोसिएशन होता है, H2 का जब डिसोसिएशन होता है H प्लस और OH माइनस में, H2 का जब डिसोसिएशन होता है H प्लस और OH माइनस में, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और मैंने सिखाया था आप लोगों को कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, या फिर नॉर्मल सॉल्ट्स हो गया, ठीक है, इनका जब भी आप आयनाइजेशन करते हो, जब इनका आयनाइजेशन करते हो तो इसमें हीट एब्जॉर्प्शन नहीं होता, क्योंकि ये खुद ही 100% डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब वहाँ पे उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होती है, 0 होती है। बट यहाँ पे हम बात करें वाटर की, तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो H प्लस और OH में से ब्रेक हुआ, बट ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से 100% डिसोसिएट नहीं होगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए, इसको आयनाइज करने के लिए आपको कुछ हीट एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस हीट को क्या बोलोगे आप, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डेल्टा H आयनाइजेशन किसका, H2 का, इसका वैल्यू होता है 13.7 किलो कैलोरी, या फिर होता है 57.1 किलो जूल। इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पे वाटर के आयनाइजेशन में जो हीट एब्जॉर्प्शन किया जाएगा उसका वैल्यू कितना है, 13.7 किलो कैलोरी या फिर 57.1 किलो जूल, ठीक है। ये डेटा आप लोग देख लीजिए, इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं अब आगे चलूंगा इसमें, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी डिफाइन करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। मैंने यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस लिखा, HCl प्लस NaOH से बनता है NaCl प्लस H2। अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, डेल्टा H रिएक्शन इक्वल होगा डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का, ओके। ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ठीक है। अब आप देखिएगा तो डेल्टा H रिएक्शन स्टैंडर्ड वाला इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला हमने कहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। स्टार्टिंग की जो 3 तरह की एंथैल्पीज थी उसमें हमने फॉर्मेशन एंथैल्पी पढ़ा था, और फॉर्मेशन एंथैल्पी का डेटा जब दे रखा हो तो रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, ये उसका फॉर्मूला था, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो मैं इस फॉर्मूलाज को इस पे अप्लाई करके देखता हूँ जरा, इस रिएक्शन पे, ठीक है, इस रिएक्शन पे अप्लाई करके देखते हैं। और देखिए प्रोडक्ट में कौन कौन है, NaCl है, तो यहाँ बोल सकते हैं डेल्टा H स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है, क्योंकि यहाँ सब कुछ एक्वस में है, ये एक्वस में, ये एक्वस में, ये एक्वस में, और ये तो वाटर होता है एक्वस में, ठीक है। और प्रोडक्ट में कौन है आपके पास, H2 है, तो डेल्टा H फॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑफ H2, ये देखिए ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट्स, माइनस ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब इनका आपको फॉर्मेशन एंथैल्पी लेना है, तो माइनस ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HCl, ठीक है, प्लस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ NaOH। ये देखिए तो मैंने फॉर्मेशन के टर्म्स में प्रोडक्ट की एंथैल्पी और रिएक्टेंट की एंथैल्पी मैंने लिख दी। जैसा कि मैंने आपको बताया था किसी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फॉर्मेशन रिवर्स होता है किसका, आयनाइजेशन का। तो यहाँ पे मैं
कुछ लिखने वाला हूँ, देखना ध्यान से, माइनस डेल्टा एच नॉट आयनाइजेशन ऑफ NaCl। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स और ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे पता लगा मुझे? ये सब एक्वस में है, ठीक है। तो डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ NaCl लिख दिया, इसको मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ H2O। समझ में आ रहा है आपको? ये मेरे पास देखिए ये प्रोडक्ट वाला टर्म्स हो गया, ठीक है। माइनस ये रिएक्टेंट वाला टर्म्स लिखता हूं, माइनस ऑफ, ये हो जाएगा माइनस में डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ HCl माइनस डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ, स्टैंडर्ड है, आयनाइजेशन ऑफ NaOH। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस लिखा, उस रिएक्शंस को मैंने कहा ये न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी के इक्वल होगा, ठीक है। और डेल्टा रिएक्शन का फॉर्मूला लिखा मैंने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके, ठीक है। और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में मैंने डेटा कि मैंने इसमें पुट कर दिया। और जैसा कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स से, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फॉर्मेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए फॉर्मेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन का इन्वर्स होता है, तो मैंने यहाँ पे इनको नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया। अब मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था, किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, भले वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो या नॉर्मल सॉल्ट हो, इनके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होती है? 0, क्योंकि ये खुद ही सेल्फ डिसोसिएट हो जाते हैं। तो जब ये खुद ही सेल्फ डिसोसिएट होंगे तो हम इसमें कोई एनर्जी गिवन नहीं करेंगे, ये अपना भी डिसोसिएट हो जाएंगे, तो इसमें लगने वाली एनर्जी का वैल्यू कितना रहेगा? 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसका आयोनाइजेशन कितना? 0 हो गया। ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका आयोनाइजेशन 0 और इसका आयोनाइजेशन 0, ठीक है। वाटर का मैंने एंथैल्पी 0 क्यों नहीं करा? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इन तीनों के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो मेरे पास ओवरऑल डेल्टा एच नॉट रिएक्शन, ठीक है, ये किसके इक्वल था? डेल्टा एच नॉट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के इक्वल था, ठीक है। और देखिए अभी क्या बचेगा यहाँ पे बताइए, ओवरऑल मिला के माइनस ऑफ डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ H2 माइनस ऑफ डेल्टा एच आयनाइजेशन ऑफ H2, ये देखिए। और कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को वाटर के लिए एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यूज लिखवाया था। क्या वैल्यूज था इसका? वैल्यूज लिखवाया था मैंने माइनस 13.7 किलो कैलोरी, या फिर अगर किलोजूल में देखें तो था इसका माइनस 57.1 किलोजूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जब भी आप न्यूट्रलाइजेशन कराओगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन कराओगे, कितने? एक इक्विवेलेंट लेकर, ठीक है। तो उसमें जो हीट रिलीज होगा उस हीट का वैल्यू कितना होगा? माइनस 13.7 किलो कैलोरी या फिर माइनस 57.1 किलो, ठीक है। किसके इक्वल होगा ये? माइनस ऑफ डेल्टा एच नॉट आयनाइजेशन ऑफ H2 के इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसलिए आप जहां भी कहीं देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जब भी न्यूट्रलाइजेशन कराएगा एक इक्विवेलेंट के लिए, तो हमेशा इसका एंथैल्पी का वैल्यू ये हमेशा गिवन करेगा। हालांकि बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये कहां से आती है मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब यहां देखते हैं इसमें, इस पे और कुछ कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको, ठीक है। कुछ और कंसेप्ट मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, देखिएगा। ये देखिए मैंने अभी फिलहाल आप लोगों को बताया डेल्टा एच नॉट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और इसका वैल्यू था माइनस 13.7 किलो कैलोरी या फिर माइनस 57.1 किलो जूल, ठीक है, ये वैल्यू था। या मैं अगर बात करूं उसको मॉड में ले लूं, अगर मैं मॉड में लूं तो मॉड में कितना वैल्यू? माइनस 13.7 किलो कैलोरी, ठीक है। अब आप जरा ये बताइए मुझे, अब आप ये बताइएगा मुझे इसमें, अगर मान लीजिए मैं डेल्टा एच नॉट न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लूं, ठीक है, या डेल्टा एच नॉट न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। मतलब मैंने एसिड बेस में से किसी एक को वीक ले लिया, मैंने एसिड बेस में से किसी एक को मैंने वीक ले लिया, तो ये जो मेरे पास में इनकी न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी? आप बता सकते हो मुझे इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या आपको लगता है इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? देखिए मैं कोशिश करता हूँ डिफाइन करने के लिए, इसमें डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3COOH प्लस NaOH बनेगा आपका Na
CH3 COONA प्लस H2। ओके, और जब इसमें आप रिएक्शन की एंथैल्पी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, प्रोडक्ट में आएगा आपका डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH3 CONA सॉरी प्लस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CH3 COH और प्लस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ NaOH। ठीक है, ये आप लिखेंगे इसमें। और जैसा कि मैंने बताया कि आप ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सारे आपके पास में, ठीक है, एसिड बेस सब एक्वस में लिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे इनको इन्वर्स कर सकते हो इसके आयनेशन एंथैल्पी के, तो माइनस डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ कितना हो जाएगा CH3 COONA माइनस डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ H2O माइनस डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ CH3 COH और माइनस डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ NaOH। ठीक है, अब ये बताइए इसमें आपके पास में ये है मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो कितना होगा 0 आयनेशन एंथैल्पी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मेरे पास NaOH भी है, कितना हो गया 0 आयनेशन एंथैल्पी। बट ये मेरे पास वीक एसिड है, जब भी वीक एसिड मेरे पास है तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो आप ओवरऑल क्या लिखोगे यहाँ पे, डेल्टा H नॉट रिएक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा H नॉट आयनेशन ऑफ H2O। ठीक है, लिखा आपने। ये क्या हो गया प्लस डेल्टा H आयनेशन ऑफ CH3 COOH। ये देखिए कितना वैल्यू होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिख दिया। क्या आपको लगता है कि जो अब आप आंसर निकालने वाले हो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का जो आंसर निकालने वाले हो, वो अगर मैं इसका मोड की बात करूं, ओवरऑल मोड की बात करूं, तो 13.7 किलो कैलोरी से कम आएगा या ज़्यादा आएगा? ऑब्वियसली कम आएगा, क्योंकि आप इसमें से कुछ आयनेशन एंथैल्पी वीक एसिड के लिए क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से। अरे भाई ये पॉजिटिव में नेगेटिव में है, ये अगर माइनस 13.7 रखूँगा और इसका वैल्यू कुछ भी होता है, जैसे कि 0.1 होता है, 0.2 होता है, तो वैल्यू क्या आएगा, इससे कम ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि 13.7 किलो कैलोरी से कम ही वैल्यू आएगा। ठीक है, वैल्यू कितना कम आएगा वो डिपेंड करेगा कि इसका डेटा कितना आता है वो आप लोगों को, किसका, CH3 COH का। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए न्यूट्रिलेशन एंथैल्पी का वैल्यू कितना होता है, माइनस 13.7 किलो कैलोरी या फिर माइनस 57.1 किलो जूल। और अगर आप वीक के साथ में अगर आप न्यूट्रिलेशन कराते हैं तो इसका वैल्यू 13.7 से कम हो जाएगा या 57.1 से और कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस भी पुट करता हूँ उस पर, क्वेश्चंस देखिएगा। मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ, क्वेश्चन देखिए ध्यान से। मेरे पास में Na, Nab, NaC और NaD टाइप के सॉल्ट है मेरे पास। एक सॉल्ट बना मेरे पास Na, एक बना Nab, एक बना NaC, एक बना NaD। ये देख के पता लग रहा होगा आप, ये NaOH प्लस HA से बना होगा, ये बना होगा NaOH प्लस HB से, ये बना होगा NaOH प्लस HC से, ये बना होगा NaOH प्लस HT से। ठीक है, अब आप इसमें ये बताइए अगर मैं इसका वैल्यू आपको दूं, इसका जो न्यूट्रिलेशन एंथैल्पी है मान लीजिए वो दे रखा आपको कितना 12.1, इसका दे रखा है 12.3, माइनस 10.1, माइनस 9.3। ये सब न्यूट्रिलेशन एंथैल्पी गिवन कर रखी है और आपसे पूछता है इसमें कि वीक एसिड कौन सा होगा, क्या वो HA होगा, क्या वो HB होगा, क्या वो HC होगा, क्या वो HT होगा। इसमें से जो आपने न्यूट्रिलेशन के बाद सॉल्ट बनाया है, तो सॉल्ट बनाने के दौरान जो आपने एसिड्स लिया होगा वीक एसिड्स, इसमें से वीक कौन सा होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा वीक होगा उसका आयनेशन एंथैल्पी उतना ज़्यादा लगेगा। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा वीक एसिड आप लोगे न्यूट्रिलेशन के लिए उसका आयनेशन एंथैल्पी उतना ज़्यादा होगा, तो सब्ट्रैक्शन पे वैल्यू और कम हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है यहाँ पे सबसे कम वैल्यू किसकी है, NAD की। तो जब NAD की सबसे कम वैल्यू आ रही है न्यूट्रिलेशन की एंथैल्पी, इसका मतलब आयनेशन ज़्यादा लगा होगा। ज़्यादा कब लगेगा, जब एसिड क्या होगा, ज़्यादा वीक होगा। तो यहाँ पे वीक एसिड कौन सा होगा, HT। आप आंसर कौन सा टिक करोगे, HT। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा मैंने आपको कहा था एक इक्विवेलेंट जब लोगे एसिड बेस के तब जाके आपका माइनस 13.7 किलो कैलोरी होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। कहीं अगर उसने 2 इक्विवेलेंट्स ले लिए तो वही वैल्यू उसकी डबल हो जाएगी, माइनस 13.7 किलो कैलोरी का डबल हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आप अपने मॉड्यूल में देख सकते हैं और क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एंथैल्पी फॉर न्यूट्रलाइजेशन था, ये आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट एंथैल्पी आ रही है, अब जो मेरे पास नेक्स्ट एंथैल्पी आ रही है 9 नंबर के एंथैल्पी बता देते हैं। ये है मेरे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। और इसका नोटेशन कैसे देते हैं, इसका नोटेशन देते हैं डेल्टा एच नॉट बीई। बीई का मतलब बॉन्ड एनर्जी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। इसका मीनिंग है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन स्पेसिफिक बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन स्पेसिफिक बॉन्ड, ठीक है, इन gaseous state known as bond dissociation energy। कहने का मतलब क्या है, किसी एक स्पेसिफिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ कुछ ब्रेक किया जा रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। उस एनर्जी का नाम आप क्या देंगे, वो एनर्जी होगी आपकी कौन सी, एंथैल्पी फॉर बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बट ये कौन सी फेस में होना चाहिए, गैसेस फेस में होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो करोगे आप वो होमोलाइटिक होगा, होमोलाइटिक फिजन होगा। होमोलाइटिक फिजन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो बॉन्ड ब्रेकिंग रेडिकल्स में होगी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ और पूछता हूँ, यहाँ पे देखिए, देखना H2 गैस, H प्लस H नेगेटिव, ठीक है, ये लिखा मैंने गैस गैस। दूसरा लिखा मैंने HCl एक्वस, H प्लस Cl माइनस एक्वस एक्वस। तीसरा लिखा मैंने N2, ठीक है, गैस, N2 गैस, यहाँ लिखा मैंने N 2N लिख देते हैं, 2N। और फोर्थ लिखा मैंने यहाँ पे N2 गैस 2N, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2। इसके लिए लिखा हुआ डेल्टा एच नॉट रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। इसके लिए लिखा हुआ डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी NN। डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी एंड, नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसमें से बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन करता हुआ कौन सा रिएक्शंस आपको सही लगता है? क्या आपको पहला सही लगता है? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयन से ब्रेक हुआ है, जबकि यहाँ तो होमोलाइटिक फिजन होना चाहिए, मतलब पहला तो मेरे पास हो नहीं सकता। सेकंड की बात करें तो ये तो मेरे ख्याल से आयनाइजेशन एंथैल्पी है, क्योंकि किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को ब्रेक किया जा रहा है आयंस के अंदर, तो ये भी मेरे पास बॉन्ड एनर्जी नहीं होगा। हाँ, तीसरा मेरे पास शायद आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि N2 जो है मेरे पास, N2 इसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको डिसोसिएट किया गया है, और किसमें डिसोसिएट हुआ है, 2N। 2N का मतलब ये होमोलाइटिक फिजन है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज तो मैं लगाया नहीं, ये होमोलाइटिक फिजन है और कोई बॉन्ड ब्रेक किया गया, तो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी इक्वल हो सकती है। लेकिन नीचे देखें तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम कैटेगरी दे रखी है, बट यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी N ट्रिपल बॉन्ड N दे रखा है। अब आपको ये देखना है, मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था स्पेसिफिक बॉन्ड। स्पेसिफिक बॉन्ड का मतलब होता है जो एटम के बीच में एक्चुअल में होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को तोड़ने में लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगी, सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे ये बताइए N2 के बीच में कौन सा स्पेसिफिक बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो जब आपको वो इस तरह डिफाइन करे, ट्रिपल बॉन्ड बता के डिफाइन करे, तभी आप उसको सही मानेंगे। तो कहने का मतलब ये तीसरे भी मेरे पास नहीं होगा, फोर्थ मेरे पास बॉन्ड एनर्जी होगी। बिल्कुल डिफाइन करोगे बॉन्ड एनर्जी, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें
ये देखिए, अब देखिए डेल्टा एच रिएक्शन का मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं आप लोगों को बॉन्ड एंथैल्पी के डेटा की टर्म्स में, मतलब समेशन ऑफ डेल्टा एच रिएक्टेंट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच प्रोडक्ट बॉन्ड एंथैल्पी। कहने का मतलब है रिएक्टेंट का बॉन्ड एंथैल्पी दे रखा है और प्रोडक्ट का बॉन्ड एंथैल्पी दे रखा है, तो अगर आपको डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है, उस ओवरऑल के लिए रिएक्शन एंथैल्पी अगर निकालनी है आपको बॉन्ड एंथैल्पी के डेटा से, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि सर किसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना और किसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, तो मैं बता देता हूँ। आपके ओवरऑल एंथैल्पीज में एक तो कंबशन और एक होती बॉन्ड एंथैल्पी। इन दो एंथैल्पी का डाटा रिएक्शन की टर्म्स में हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, और उसके अलावा अगर मान लीजिए फॉर्मेशन हुआ या कंबशन हुआ या हाइड्रेशन हुआ या सॉल्यूशन हुआ, तो उस टर्म्स में उनका डाटा रिएक्शन की टर्म्स में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। इनके लिए क्या होगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो ये देखिए, अगर मान लीजिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, मुझे कोई रिएक्शन दिया गया, रिएक्शन हम लिख देते हैं यहाँ पे C2H4 प्लस H2 से बनता है आपका C2H6। कोई पर्टिकुलर रिएक्शंस मैंने लिख दिया यहाँ पे। C2H4 पता होगा शायद आपको, ये एक एल्कीन होता है, एल्कीन है। H2 का एडिशन किया मतलब हाइड्रोजनेशन किया, क्या बना? C2H6 बना। तो यहाँ पे मुझे निकालना है डेल्टा एच रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको एंथैल्पी डिफाइन करनी है, और आपको गिवन कर रखा हुआ इसका डाटा, बॉन्ड एंथैल्पी का डाटा, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी का डाटा और इसकी बॉन्ड एंथैल्पी का डाटा गिवन कर रखा हुआ है। अब आपको ये देखना है, इसमें स्पेसिफिक बॉन्ड ढूंढना है आपको। तो C2H6 का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये देखिए C2H6 का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, H2 का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, और C2H4 का स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड C H H H H। ठीक है, मैंने रिएक्शन की एंथैल्पी क्या लिखवाया था? ये देखिए फॉर्मूला, बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म्स में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में देखिए, रिएक्टेंट में आपके पास कौन कौन से स्पेसिफिक बॉन्ड हैं जिसको बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। तो देखिए सबसे पहला स्पेसिफिक बॉन्ड तो आपको C डबल बॉन्ड C दे रखा है, तो आप यहाँ लिखोगे डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड C। ठीक, स्टैंडर्ड। और कौन सा रिएक्टेंट में? एक तो CH बॉन्ड भी है। अब CH बॉन्ड का ओवरऑल हम लिखते हैं ऐसे 4 इंटू डेल्टा H नॉट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे CH बॉन्ड स्पेसिफिक है, लेकिन CH बॉन्ड है कितने? 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH। ठीक है, और रिएक्टेंट में कौन है आपके पास? H2। तो H2 आपके पास देखें तो HH स्पेसिफिक बॉन्ड है, तो लिखोगे प्लस डेल्टा H बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH। ये देखिए, तो रिएक्टेंट के जो मेरे पास बॉन्ड एंथैल्पी के डेटा थे तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट में है C2H6। तो C2H6 में देखिए कौन कौन से स्पेसिफिक बॉन्ड है। तो C सिंगल बॉन्ड C है, तो डेल्टा H नॉट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CC बॉन्ड, और थोड़ा सा मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, उसको जगह दी वहाँ पे। तो और देखिए CH बॉन्ड कितने यहाँ पे? 6। तो आप लिखोगे, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट वाली टर्म से प्लस कितना लिखोगे? 6 इंटू डेल्टा H नॉट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH। ठीक है, आप लोगों को हर स्पेसिफिक बॉन्ड का आपको डेटा गिवन होगा। जब डेटा गिवन होगा तो आप ये वैल्यूज डालिए और रिएक्शन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। आप रिएक्शन एंथैल्पी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है ना? ठीक है, अब मैं आप लोगों को इस पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आगे। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी पे, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं इसमें, आगे देखते हैं।